हाँ ओके मैडम, स्टार्ट कीजिए आप। ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड पढ़ने वाले हैं। क्योंकि 45 मिनट्स का लेक्चर होता है तो हम उसको हाफ आज पढ़ेंगे और हाफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप कुछ भी डाउट हो तो आप उसे हम लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। एंड आप अपने साथ में पेंसिल लेकर बैठिए, पेंसिल और टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप उसको आप वर्ड मीनिंग्स वगैरह जो भी आपके नोट्स हैं आप उसी समय नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। एन एनकाउंटर, एनकाउंटर मतलब किसी से मुठभेड़ होना। एक्चुअली हम जो डे टू डे लाइफ में उसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनकाउंटर का मीनिंग हमारा उसका किसी से मिलना। राइटर किसी से स्पेशली मिल रहा है, स्पेशल काइंड, एक विशेष तरह का उनका एक मीटिंग हो रहा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में, उस पर्टिकुलर प्राणी के साथ में, एक पर्टिकुलर। तो वो प्राणी कौन है अब हम देखते हैं। आपने शायद ये चैप्टर पढ़ा है पहले, हमारे लेक्चर्स में भी ये हुआ है। तपन मुखर्जी हमारे राइटर हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं हम। My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officer of the company were housed in individual large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers, and host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of group of langurs had even made den in an aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. My father was a medical professional working for a company in Raniganj, West Bengal. मेरे फादर, राइटर क्या बोल रहे हैं, मेरे फादर, मेरे पिताजी जो हैं एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। प्रोफेशनल का समझते हैं आप शायद, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल के प्रोफेशन में थे वो। एंड वो कहाँ काम करते थे, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, रानीगंज में, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की रानीगंज जगह पर एक प्राइवेट कंपनी में वो काम करते थे। अब the officers of the company were housed in an individual bungalows inside a large campus. कंपनी की तरफ से इस पैराग्राफ ने ना राइटर ने पूरा वर्णन दिया है कि उनका घर किस जगह और किस तरह की वहाँ की परिस्थिति थी आसपास की। तो द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन एन इंडिविजुअल बंगलोज। ऑफिसर, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन सबको इंडिविजुअल बंगलोज मिले थे, हाउस्ड थे, यानी वो इंडिविजुअल बंगलोज में रहते, सबका अपना अपना यानी व्यक्तिगत बंगला था। एक लार्ज कैंपस है, बड़ा सा एक कैंपस था और उस कैंपस के अंदर सबके अपने अपने बंगलो थे। Our house was a corner of the campus. और हमारा हाउस जो है, हमारा घर जो है वो कहाँ था, कैंपस के एकदम कॉर्नर में था। The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. और ऑफिसर्स लोगों का जो क्लब था, उनका जो इंजॉयमेंट करने का प्लेस था, वो उस उसका बाउंड्री और हमारे घर की किचन, हमारे किचन गार्डन की बाउंड्री वो कॉमन थी। The compound was luxurious with green grass. और जो पूरा कंपाउंड था, पूरा जो एरिया था वो एकदम लग्जरियस था। लग्जरियस बहुत ही शानो शौकत, एकदम भव्य, बहुत ही ज्यादा हरियाली थी, एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रास वहां पर फैली हुई थी सब जगह। कलरफुल कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। और बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स थे सारे ट्रीज पर।
लग्जरियस एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रास थी और मैजेस्टिक ट्री थे, बड़े बड़े पेड़ थे। आप फोटो में देख सकते हैं, शायद इस तरह का घर रहा हुआ होगा। The seasonal vegetable in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. The seasonal vegetable in the kitchen garden, हमारे किचन के गार्डन, सीजनल ने मौसम, मौसम के अनुसार जो वेजिटेबल्स उगती हैं वो हमारे किचन गार्डन में होती थी। एंड हाउस होल्ड, किचन गार्डन वाज हाउस होल्ड, और घर में जो छोटी मोटी खेती, हम छोटी मोटी वेजिटेबल्स उगाते थे। एंड मैग्निफिसेंट ट्रीज, और ये जो सुंदर सुंदर बड़े बड़े हरे हरे पेड़ थे, उनकी वो कॉन्स्टेंटली क्या करते थे, अट्रैक्टेड करते थे, आकर्षित करते थे किसको, स्क्विरल्स को। स्क्विरल्स यानी गिलहरी, मतलब ये सब हरियाली थी, उस वजह से वो छोटे छोटे स्क्विरल्स एंड मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड, स्पीशीज यानी प्रजाति, बहुत ही अलग अलग प्रजाति की बर्ड्स भी वहां पर होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वहां हरियाली थी। Langurs had even made their den. ग्रुप ऑफ लंगूर, बहुत सारे लंगूरों का, बंदरों का एक जो ग्रुप था, समूह था, वो उन्होंने अपना डेन बना रखा था। डेन मतलब डेन का अर्थ गुफा होता है, पर यहाँ पर उसका अब बंदर गुफा नहीं बना रहते, पेड़ पर अड्डा बना कर रहते, तो वो वहीं पर अपना अड्डा जमाए हुए थे अश्वत्थ वृक्ष पर। नियर बाय द ट्रीज, नियर बाय जो अश्वत्थ का वृक्ष था उस पर उन्होंने अपनी गुफा अपना अड्डा बना रखा था। They had all part and parcel of our existence and daily life, और ये सारे लोग जो है वो हमारी डेली लाइफ पार्ट एंड पार्सल हो गए थे। बच्चों, पार्ट एंड पार्सल ये जो है एक मुहावरा है, ये आप लोग को, हमको फ्रेजेस कंप्लीट करने के लिए एक क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में, लैंग्वेज फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें। तो पार्ट एंड पार्सल का अर्थ होता है इसका एक अहम हिस्सा बन गए थे। काफी सारे वर्ड मीनिंग्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में अलग से एक कलरफुल ब्लॉक दिया रहता है, उसमें दिए रहते हैं, पर फिर भी उससे ज्यादा भी मैंने कोशिश की है इसमें देने की, तो आप इस लेते जाइए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम चैप्टर पढ़े तो आपके पास एक रेफरेंस हो पढ़ने के लिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाते हैं। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. It was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and books published specially for children in the festive season. अब फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने बताया कि किस किस तरह से कितना सुंदर ग्रीनरी थी, और बहुत डिफरेंट टाइप की बर्ड्स, मंकीज एंड स्क्विरल्स उनके यहाँ पर रहते थे। देन अब वेस्ट बंगाल में जो है पूजा वेकेशन होता है, दुर्गा पूजा का वेकेशन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली वेकेशन होता है। तो वेस्ट बंगाल उनकी जो पूजा वेकेशन थी, और राइटर जो है वो पढ़ना चाहते थे, वो छोटे थे और वो वेकेशन में, अब आजकल बच्चे मोबाइल में डूबे रहते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम बुक्स पढ़ा करते थे, पहले बच्चे बुक्स रीडिंग करते थे, एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते थे, स्टोरीज पढ़ते थे। तो राइटर ने वही लिखा है इस पैराग्राफ में भी, अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून, एक छोटी सी इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट यानी घटना, एक छोटी सी घटना हुई ऑन सैटरडे आफ्टरनून, एक शनिवार की दोपहर को, उसने लेफ्ट प्रो, और उस घटना ने मेरे ऊपर एक बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही गहरा इफेक्ट छोड़ा। एक गहरा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर उस घटना का। एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज, और अनफोल्ड किया मेरी आंखों के सामने, बिफोर माई आईज, मेरी आंखों के सामने इसको अनफोल्ड किया। अनफोल्ड करना यानी कोई चीज खोलना, उजागर करना।
फोल्ड करना मतलब बंद करना, और अनफोल्ड करना उसका अपोजिट, उसको उजागर करना, खोलना। मेरी आंखों के सामने से एक नया ही a whole new dimension to the wonders of God's creation। मेरी आंखों के सामने एक नया ही डायमेंशन यानी एक नया ही आयाम। आप लोगों ने 2D 3D मूवी वर्ड सुना होगा ना, 2D 3D, डी का वर्ड मीनिंग ही होता है उसमें डायमेंशन, मतलब अलग अलग पक्ष से, अलग अलग तरफ से वो चीज दिखती है। तो मेरी आंखों के सामने एक बिल्कुल नया अ होल न्यू डायमेंशन, एक नया ही आयाम दिखाई दिया। वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, किस चीज का? वंडर्स, एकदम आश्चर्य, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सुना है ना, आश्चर्य की चीजें, चमत्कार की चीजें। गॉड क्रिएशन, ईश्वर के जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन में, क्रिएशन के एक एकदम नए आयाम को, नए पक्ष को मैंने अपने सामने देखा। दो शनिवार को, फिर से रिपीट करती हूँ लाइन, शनिवार की दोपहर को उस दिन जो वो घटना हुई, उस घटना ने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इफेक्ट छोड़ा, बहुत ही बड़ा प्रभाव छोड़ा, और मेरी आंखों के सामने एक बिल्कुल ही नया आयाम दिखाई दिया ईश्वर इस रचना का और इसके जो रूल्स हैं उनका। इट 2 days into the पूजा वेकेशन। अभी पूजा वेकेशन मैंने बताया, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा की छुट्टियां होती हैं, ये नवरात्रि की, ठीक है। तो पूजा वेकेशन के थोड़े से फ्यू डेज ही हुए थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी। और किसी भी एक साधारण बच्चे की तरह, कोई भी एनी अदर चाइल्ड, जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड, हॉलीडेज से जो है वो, हॉलीडेज क्या देती है, प्रोवाइड करती है, क्या देती है, हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देती है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है किस, फॉर मी टू एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक्स। हमें पढ़ने की, एनग्रॉस होने की, एनग्रॉस होने यानी तल्लीन हो जाना, डूब जाना, इन वेरियस मैगजीन, किस किस चीज में, मैगजीन में, अलग अलग बच्चों के लिए पत्रिकाएं छपती हैं, नंदन हो गई, चंपक हो गई, ये सब नाम शायद आपको पता होंगे। तो अलग अलग ये जो मैगजीन है उसमें डूबने की, पढ़ने की उसको, एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, और जो अलग अलग स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए स्पेशली पब्लिश्ड होती हैं, बच्चों के लिए खास रूप से प्रकाशित की जाती हैं, उन स्टोरी बुक्स को पढ़ने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फेस्टिव सीजन, फेस्टिवल सीजन में, त्योहारों के मौसम में हमें एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलता है, हमारे पास समय होता है बहुत एक्स्ट्रा, तो हम उस समय मैगजीन्स और स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर राइटर स्टोरी बुक पढ़ने बैठते हैं। अब आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वो स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। आफ्टर अ हार्टी लंच, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with the storybook. The quiet afternoon presented the silence presented the perfect backdrop for reading an adventure story. The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring, the intermittent chirping of house sparrow, the harsh cawing of crow, the shrill call of kite flying above the ground. Minutes ticked by. I became deeply absorbed in my book. अब राइटर ने बहुत वर्ड्स में सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि वो बहुत ही सन्नाटा था, वहां पर शांति थी, और वो वहां बुक पढ़ रहे थे, और किस किस चीज की आवाज उनको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही थी। आफ्टर अ हार्टी लंच, हार्टी यानी बहुत ही अच्छे से पेट भर के उन्होंने लंच कर लिया उनकी फैमिली ने। एंड माई पेरेंट्स एंड माई यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप। मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता और मेरी यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, वो जो है लाई डाउन हो जाती हैं, सो लेट जाते हैं फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर की एक झपकी लेने के लिए। नैप यानी एक छोटी सी झपकी लेना, नींद लेना। हाँ, तो वो सोने के लिए लेट जाते हैं।
एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और मैं सेटल डाउन हो गया क्या करने के लिए, विद अ स्टोरी बुक, एक स्टोरी बुक लेकर मैं भी पढ़ने बैठ गया. द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी. एकदम क्वाइट आफ्टरनून थी, शांत दोपहर थी, तो वो क्या प्रेजेंट करती है, एकदम परफेक्ट बैकड्रॉप, एकदम अच्छी भूमिका. बैकड्रॉप यानी ड्रामा नाटक वगैरह देखते हैं स्टेज पर, तो पीछे जो बैकड्रॉप होता है, भूमिका तैयार की जाती है. तो क्योंकि दोपहर थी और एकदम शांत थी, मुझे क्या पढ़ने की इच्छा हुई, किस लिए तैयारी हो रही थी पूरी, ये रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी, कोई एक साहसिक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने की, एकदम रोमांचक स्टोरी पढ़ने की मेरी इच्छा हुई थी, और मैं लेकर वो बैठ गया पढ़ने के लिए. द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन, और सन्नाटा था वो ओकेजनली, बीच बीच में कभी कभार ब्रोक हो रहा था. ब्रोक होना यानी टूटना, एकदम सन्नाटा था लेकिन बीच बीच में कुछ आवाज आ रही थी. किस चीज की? द साउंड ऑफ स्नोरिंग. मेरी फैमिली, मेरे परिवार वाले जो थे, वो जो सोए थे, मेरे पेरेंट्स एंड माय सिस्टर, वो लोग की आवाज बीच बीच में कभी कभी आ जाती थी. एंड द इंटरमिटेंट ट्रिपिंग, और रह कर बीच बीच में इंटरमिटेंट, रुक रुक कर जो ट्रिपिंग की आवाज हो रही थी. ट्रिपिंग यानी चहचहाहट, चिड़िया की, स्पैरो की, हाउस स्पैरो जो होती है, चिड़िया होती है, गोरैया, उसकी चहकने की आवाज आ रही थी. एंड द हार्श काइंग ऑफ क्रो. हार्श यानी बहुत ही तीखी, कर्णभेदी, एकदम कर्कश. काउइंग यानी कौवे की आवाज, जो कौवा काव काव करता है. ऑफ क्रो, कौवे की काव काव बीच बीच में सुनाई दे रही थी. चिड़िया की चहचहाहट, मेरी फैमिली की स्नोरिंग, खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी. एंड श्रिल कॉल ऑफ काइट, और एकदम तीखी आवाज हवा में काइट के उड़ने की, पतंग के उड़ने की, फ्रॉम हाई अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से एकदम ऊंचे उसके उड़ने की, पतंग के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे रही थी बीच बीच में. मिनट्स टिक्ड बाय, और धीरे धीरे समय बीत रहा था. घड़ी की आवाज, घड़ी के कांटों की टिक 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 भी सुनाई दे रही थी, बहुत सन्नाटा था. एंड आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन माई बुक, इन द बुक, और मैं बहुत ही गहराई अपनी बुक में एकदम खो गया. आप लोग एक सेकेंड दे रही उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. उसके बाद आगे पोएट राइटर हैं कि suddenly I heard a group of street dogs barking furious. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig, but barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of flock of crows added to the cacophony. I also heard the disturbance approaching closer. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to veranda to see what was going on. Suddenly, I heard a group of langur. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously. अचानक से मुझे, इतनी शांति में अचानक से मुझे सुनाई दिया ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग, रास्ते के जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्तों की आवाज, बार्किंग, भौंकने की आवाज सुनाई दी. फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा उग्रता पूर्वक, बहुत ही ज्यादा तेजी से. हम सुनते हैं तो पता चलता है ना, कुत्ते किसी पर बहुत तेज कहीं पे. तो उनके भौंकने की आवाज मुझे डिस्टेंस पे सुनाई दी, थोड़ी दूरी पर सुनाई दी. टू इग्नोर द कमोशन, और ये जो कमोशन हो रहा था, शोरगुल हो रहा था, उसको मैंने इग्नोर करने का पसंद किया. चूज का पास्ट टेंस होता है चोज. मैंने मैंने उस पर ध्यान नहीं देने का सोचा. थिंकिंग, क्या सोचा मैंने, को इग्नोर किया कि द पैक ऑफ डॉग यानी समूह, झुंड, पैक यानी झुंड ना, कुत्तों के झुंड को ना, एक कहीं से, कुत्तों को आपको पता होगा उनके एरिया में कोई अलग जानवर आ जाता है, कोई अलग व्यक्ति भी आ जाता है, तो उस पर भौंकते रहते हैं एंड तक, स्टार्ट टू एंड, जहाँ से वो शुरू होता है वहां तक एंड तक उस पर भौंकते रहते हैं. तो राइटर को भी ऐसा लगा कि कोई ऐसे ही आया होगा और उस पर वो भौंक रहे हैं, कोई हेल्पलेस पिग आया होगा. हेल्पलेस
पिग एक अलग सा एक कोई अलग पिग आ गया होगा, बेचारा मासूम सा पिग आ गया होगा और उस पर वो उसको कॉर्नर कर लिया होगा। बेचारा दुर्भाग्यशाली एक कोई पिग आ गया और उसको कॉर्नर में मतलब इकट्ठा होके उसको एक तरफ करके उस पर भौंक रहे हैं। बट सून द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव। पर जल्दी ही सून द बार्किंग उनके भौंकने की आवाज और ज्यादा लाउड हो गई, तेज हो गई, एंड मोर एग्रेसिव और उत्तेजनात्मक और ज्यादा गुस्सैल एग्रेसिव आक्रामक हो गई, बहुत तेज हो गई। एंड द अलार्म्ड कॉइंग ऑफ फ्लॉक ऑफ क्रॉज एडेड टू द काकोफोनी। और उसके साथ में सिर्फ कुत्ते ही नहीं, साथ में कौवे भी जोर जोर से, फ्लॉक ऑफ क्रॉज यानी कि कुत्तों कौवों का झुंड, कौवों का झुंड भी तेज तेज उसके साथ में काव काव करने लगा। ये जो काकोफोनी में ऐड हो गए, काकोफोनी मतलब शोर, कोलाहल, कौवे भी ऐड हो गए साथ में। तो आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर। और धीरे धीरे मुझे आवाज की तीव्रता से ऐसा पता चला कि ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो आवाजें हैं, अप्रोचिंग क्लोजर, ये मेरे पास पास आ रही है, मतलब बहुत दूर आ रही थी, अभी धीरे धीरे पास में आ गई है। तो क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। और मेरे ऊपर गॉट द बेटर ऑफ मी, ये बोल्ड लेटर्स में दिया है देखो टेक्स्ट बुक में। तो ये भी एक फ्रेज है कि मेरे ऊपर हावी हो गई। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, मतलब मेरे अंदर जो जिज्ञासा हो रही थी कि ये जानूं कि ये सब आवाज क्यों हो रहा है, वो जिज्ञासा मेरे ऊपर हावी हो गई। गॉट द बेटर ऑफ मी साइड, और मैंने अपनी बुक को साइड कर दिया, साइड में रख दिया। एंड आई रश टू द वरांडा टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन। बरामदे की तरफ गया, वरांडा यानी बरामदा, मैं अपने बरामदे में गया भाग कर देखने के लिए, जल्दी जल्दी, रश यानी जल्दी भाग कर देखने गया कि आखिर हो क्या रहा है कि इतना ये सब जानवर शोरगुल कर रहे हैं। देन आई glanced towards the roof of the clubhouse, saw something horrible. A big male, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it off the definite intent to kill. The helpless mother of the baby and other lesser member of the langur group were scattered on the roof of the buildings nearby, watching the baby being killed. I recalled the terrible custom in Animal Clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. अब आप डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह शायद देखते ही होंगे और आपको ये सारी चीजें पता होंगी। इसमें एक रूल दिया है, जानवरों जो जानवर ग्रुप में रहते हैं उनका एक रूल होता है कि जो मेल होता है वो एक रहता है वहां पर, एंड फीमेल्स बहुत सारी होती है एंड उनके बेबीज होते हैं। और जैसे ही कोई मेल बेबी बॉर्न होता है तो उस मेल बेबी को उस ग्रुप को एक टाइम के बाद में छोड़कर चले जाना होता है या इमीडिएट बेस पे भी चले जाना होता है। मेल बेबी सेम फैमिली में, उसी फैमिली में सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। तो राइटर ने वही इसमें भी एक्सप्लेन किया है कि वो उसने जो देखा उससे उसको क्या याद आया। क्या देखा और क्या याद आया। I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. मैंने ग्लांस किया, ग्लांस करना यानी देखना, मैंने एक नजर डाली सीधी क्लब हाउस के ऊपर, क्लब हाउस पर मैंने नजर डाली, रूफ पर, रूफ यानी छत, उसकी छत पर मैंने नजर डाली। तो क्या हो रहा था वहां पर, क्लब हाउस के ऊपर, सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने वहां पर बहुत ही हॉरिबल कुछ देखा, भयानक, एक बहुत ही भयानक चीज वहां देखी। सॉ, सी का पास्ट टेंस होता है, SEEC यानी का पास्ट टेंस है सॉ, मैंने देखा, मैंने बहुत ही भयानक कुछ क्लब हाउस की छत पर देखा। अ बिग मेल लंगूर अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप। अ बिग मेल लंगूर, एक बहुत बड़ा सा मेल लंगूर, मेल लंगूर था, मेल फीमेल आपको पता है।
लंगूर बंदर जो है वो लंगूर वहाँ बड़ा सा मेल लंगूर था, अपेरेंटली लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, और शायद अपेरेंटली शायद वो ऐसा दिख रहा था कि जाहिर तौर पर डेफिनेटली वो बड़ा सा बिग मेल लंगूर है तो वो उसका उस ग्रुप का लीडर होगा। वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बेबी लंगूर था, एक छोटा सा बच्चा लंगूर का था। एंड मर्सीलेसली, मर्सीलेसली मतलब मर्सी करना किसी पर यानी दया करना होता है। और मर्सीलेसली मतलब बहुत ही निर्दय तरीके से, बहुत ही निर्ममता से, बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल। बाइटिंग, बाइट करना, काटना, इट ऑल ओवर, वो जो छोटा बेबी लंगूर था उसको वो बड़ा मेल लंगूर बाइट कर रहा था। ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी उसकी पूरी बॉडी पर, उसको पूरी बॉडी पर बहुत जोर जोर से बिल्कुल निर्दयता के साथ में वो काट रहा था। विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, क्यों काट रहा था? अ डेफिनेट इंटेंट, इंटेंट यानी उसका उद्देश्य, इरादा। बच्चों ये वर्ड मीनिंग आप साथ साथ में लिखते जाइए अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से। एक डेफिनेट इरादे के साथ में, डेफिनेट यानी निश्चित रूप से, निश्चित तौर से उसका इरादा क्या था? उसको टू किल, उसको किल करने का, मारने का। वो बड़ा मेल लंगूर उस छोटे बेबी लंगूर को बहुत ही तेजी से पूरी बॉडी पर बहुत ही निर्दयता से उसको काट रहा था, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था, उसका उद्देश्य उसको मारना था। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप, द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी, जो मदर बेबी की हेल्पलेस यानी असहाय, हेल्प करना यानी किसी की सहायता करना, और हेल्पलेस यानी असहाय, उसकी माँ कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मेल था उससे भी। तो वो जो मदर, एक असहाय मदर थी उस बच्चे की, एंड अदर लेसर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और जो दूसरे सारे लेसर मेंबर, लेस, लेस यानी कम, जो कम शक्तिशाली, और उस फैमिली में और जो दूसरे सारे कम शक्तिशाली लंगूर बंदर जो थे, वो सारे मेंबर स्कैटर्ड ऑन द रूफ। पिक्चर में देखकर आपको समझ में आएगा, रूफ पर स्कैटर, वो छत पर इधर उधर स्कैटर हुए थे, स्कैटर यानी फैले हुए थे। छत पर वो यहाँ वहां सब बैठे थे, फैले हुए थे, और उसकी मदर जो थी, जो असहाय मदर थी, वो भी वहां पर बैठी हुई थी। ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय, आसपास की बिल्डिंग्स पर और दूर दूर वो लोग थोड़े थोड़े बैठे हुए थे। वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, और उस बच्चे को मारते हुए उस थे, वो सब उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, उस बच्चे को बचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बड़े मेल लंगूर से सब कम ताकतवर थे। जानवरों में ये रूल होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो ही लीडर बनता है फैमिली का। सो आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, अकॉर्डिंग टू विच आई रिकॉल्ड, रिकॉल्ड करना यानी याद करना, मुझे अचानक से याद आया, ये सब देखकर, ये सारा सीन देखकर राइटर को याद आता है द टेरिबल कस्टम, टेरिबल यानी भयानक, एक ये जो भयानक कस्टम है, कस्टम यानी रिवाज, ये जो भयानक रिवाज है एनिमल क्लैन का, जानवरों की प्रजाति का, जानवरों के झुंड का, जो भयानक रूल है, कस्टम है, रिवाज है, अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल डज नॉट अलाउ, एक जो डोमिनेंट मेल होता है, डोमिनेंट यानी बहुत ही प्रमुख, प्रभावशाली, जो हावी होता है दूसरों पर, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में देखा, जो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो जो डोमिनेंट मेल है वो यूजुअली, यूजुअली यानी ज्यादातर, वो ज्यादातर डज नॉट अलाउ अनदर मेल, वो किसी दूसरे मेल को अलाउ नहीं करता, अलाउ नहीं करता यानी उसको परमिशन नहीं देता, अनदर मेल बेबी और एडल्ट, किसी और मेल को, मतलब उस फैमिली में सिर्फ एक ही मेल रहेगा और कोई मेल नहीं आएगा, या उस मेल को वहां नहीं रहने देते वो लोग। तो अनदर मेल और एडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप, उसको सर्वाइव नहीं करने देते, उसको वहां जीवित रहने नहीं देते, इसलिए वो जो छोटा मेल बेबी हुआ था उसको वो काट काट कर मार रहा था, ताकि वो खत्म हो जाए और उसकी फैमिली में वो अकेला ही एक मेल रहे। राइटर ये देखकर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं, और उसके बाद में वो क्या करते हैं,
Without losing any time, I gathered a stout in one hand and hurled a piece of stone at the mouldering langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of. But then I started throwing more stones. Dogs, on their part, raised their pitch of cry. फिर राइटर ने क्या, जब राइटर ने देखा कि बहुत बुरी तरह से वो उसको काट रहा है, तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम, बिना टाइम गवाए, लूज करना यानी खोना, तो राइटर ने समय व्यर्थ नहीं गवाया, बिना कोई टाइम गवाए अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड, मैंने गैदर की, इकट्ठा की यानी लाई, मैंने वहां आसपास देखा और उसने ढूंढा, तो उनको एक स्टाउट यानी एक मोटी सी स्टिक यानी लकड़ी, एक मोटा सा डंडा कहीं से उन्होंने ढूंढ के लाया, एंड इन वन हैंड, उन्होंने अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया, एंड hurled a piece of stone at the mouldering langur, और क्या किया, हर्ल करना यानी फेंकना, वर्ड मीनिंग्स आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आई होप, और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं। तो राइटर ने क्या किया, डंडा हाथ में लिया, समय बिना गंवाए डंडा लिया, और वहां जो जमीन पत्थर पड़े थे वो पत्थर उठाकर उस लंगूर पर उन्होंने, बंदर पर उन्होंने फेंकने शुरू किए। हर्ल्ड करना यानी फेंकना, उन्होंने वो पत्थर उस पर फेंके, एंड द लंगूर वॉज सो इंफ्यूरिएटेड दैट इट नोटिस ऑफ माई असॉल्ट। द लंगूर वॉज सो इंफ्यूरिएटेड, लंगूर जो है, वो बंदर जो है, वो इतना इंफ्यूरिएटेड था, इतना ज्यादा गुस्से में था, क्रोधित था कि that it hardly took any notice of my assault, कि उसने हार्डली, शायद ही उसने ध्यान दिया होगा, मेरे नोटिस करना यानी ध्यान देना, तो उस लंगूर इतना क्रोधित था कि उसने शायद ही मेरे इस असॉल्ट पर, असॉल्ट करना यानी किसी पर आक्रमण करना, तो उसने, मैंने जो उस लंगूर पर हमला किया था, डंडा लेकर रेडी था और पत्थर मार रहा था, तो शायद ही वो उस पर इतना ध्यान दे पाया, उसने, उसको पत्थर पड़े तो भी उसने वो चीज, लंगूर ने वो चीज नोटिस नहीं की, बट स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स। फिर राइटर को समझ में आया कि वो तो कुछ देख नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, देन फिर राइटर ने और स्टार्ट किया, और क्या किया, थ्रोइंग मोर स्टोन्स, वो और मोर, और ज्यादा स्टोन्स फेंकना उस पर शुरू किया। स्टोन्स यानी पत्थर अगेन, हाँ, तो और राइटर एक दो पत्थर से जब उस मंकी को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने और पत्थर मारना शुरू किया। ओके, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, और मेरे साथ साथ जो डॉग्स थे, जो अब तक भौंक रहे थे, ऑन देयर पार्ट, और उनका जो भाग, उनका जो भूमिका चल रही थी इस सारे ड्रामा में, तो उन्होंने अपने पार्ट पे, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने क्या किया, रेज्ड देयर पिच ऑफ क्राई, उन्होंने जो ये उनका पार्ट था, उनकी जो भूमिका थी चिल्लाने की, उन्होंने अपना पिच ऑफ क्राई, अपने, उनकी जो चिल्ला आवाज थी, पिच यानी हमारे आवाज का लेवल होता है, हाँ, तो उनका जो चिल्लाने का, वो जो चिल्ला रहे थे अब तक, भौंक रहे थे भौ भौ करके, तो उन्होंने वो भी रेज कर दिया, रेज करना यानी बढ़ाना, मतलब जैसे ही मैंने पत्थर मारना शुरू किया, उससे मेरे साथ साथ कुत्तों ने भी मेरा साथ देना शुरू किया, और उन्होंने भी जोर जोर से, और जोर से भौंकना शुरू किया। ठीक है, फिर फिर क्या होता है, द चेंज्ड circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby roof over the veranda. The baby was listless and appeared to be dead. Its body started to slide down. The excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed
to catch hold of the baby langoor's tail just as edge and of the tiled roof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. The changed circumstances, अचानक जो circumstances change हुए, अचानक ये जो परिस्थिति, ये जो परिस्थिति change हुई, उससे sudden unexpected attack from और अनएक्सपेक्टेड ना, यानी कोई चीज हम अपेक्षा कर रहे हैं, हमें पता है वो चीज होने वाली है, और अनएक्सपेक्टेड अटैक, ये जो अनअपेक्षित, मतलब मंदर ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ये जो अनएक्सपेक्टेड अटैक उस पर हुआ, उस फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, ये जो फोर्स्ड, ये जो अननोन अपरिचित तत्वों से, क्वार्टर से, मतलब राइटर जो आया उस बेबी लंगूर को बचाने के लिए, वो वो जो मेल लंगूर था उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसने क्या, उसकी वजह से क्या हुआ, वो फोर्स्ड हो गया, वो एकदम बाध्य हो गया मेल लंगूर कि वो उसको काटना और मारना बंद कर दे। तो उसने क्या किया, फोर्स द लंगूर टू ड्रॉप द बेबी, वो उसको छोड़कर वहां से भाग जाता है, वो उसने ड्रॉप कर दिया, बिग मेल लंगूर ने उस बेबी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ। स्लोप, रूफ यानी छत होती है, स्लोपिंग रूफ यानी ढलान वाली छत। तो जो ढलान वाली छत थी उस पर उसने छोड़ दिया, वो वहां पर बैठकर उसको छोड़ दिया वहां से। एंड ओवर द वरांडा, के बरामदे के ऊपर जो वहां छत थी, उस छत पर वो जो स्लोपिंग रूफ, ढलान वाली छत थी, उस छत पर उसने उसको छोड़ दिया। द बेबी वॉज लिस्टलेस, बेबी में कोई भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उस बेचारा जख्मी था, तो वो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं। अपीयर टू बी डेड, और अपीयर ऐसा दिख रहा था वो बेबी जैसे कि वो डेड है, वो शायद मर ही गया है। एंड इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और उसको क्योंकि उसने ढलान वाली छत पर छोड़ दिया था, इसके लिए उसकी बॉडी जो है वो रोल रोल होती हुई ढलान पर से अपने आप नीचे आता है ना कुछ भी चीज, तो उसकी इट्स बॉडी, वो बेबी लंगूर की बॉडी जो है वो वहां से नीचे आने लगी, स्लाइड डाउन होने लगी, नीचे नीचे आने लगी, नीचे की तरफ। And the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. And the excitement of pack of dogs, और जो pack of dog, ये जो कुत्तों का जो झुंड था, उसका एक्साइटमेंट, उसकी जो उत्तेजना थी वो बढ़ गई। मैनीफोल्ड होना यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एट द प्रोस्पेक्ट, क्यों बढ़ गई, क्योंकि उन्हें क्या लगा, प्रोस्पेक्ट, उन्हें ऐसा लगने लगा कि गुड किल एंड मील, अब ये बेबी लंगूर तो मर गया है, तो अब ये नीचे गिरे, उनको खाने मिलेगा। गुड किल एंड मील, ये जो अच्छा अच्छा मील हमको अभी मिलेगा, उस एक्साइटमेंट में वो और जोर जोर से भौंकने लगे। कीपिंग द डॉग्स एट द बे विथ स्टिक, डॉग्स को मैंने एट द बे किया, राइटर ने उसको किनारे किया, एट द बे करना, अलग करना। तो डॉग्स को मैं अलग करता गया विद द स्टिक, स्टिक की सहायता से। हमने आगे पढ़ा कि उसके हाथ में स्टिक भी थी, राइटर के हाथ में स्टाउट स्टिक है एंड स्टोन्स है, तो स्टिक से कुत्तों को वो हटाते गया। एंड आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल, और मैंने किसी तरह कुत्तों को हटाते हुए किसी तरह मैनेज टू कैच होल्ड, मैंने किसी तरह मैंने कैच कर लिया, पकड़ लिया, होल्ड कर लिया बेबी लंगूर की पूंछ को, जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल्ड रूफ, और ये जो टाइल्ड रूफ से वो एकदम एज से, एज यानी किनारे से, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे बंदर गिर रहा है, तो एकदम वो एज से, एज यानी एकदम किनारा, जब वो किनारे, तो मैंने उसकी टेल मेरे हाथ में आके किसी तरह से टिप्ड ओवर द एज, जैसे ही वो एज पे से, किनारे से गिरने लगा, तो उसकी पूंछ मेरे हाथ में, टेल यानी पूंछ मेरे हाथ में आ गई। एंड द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, बेबी जो है वो इनर्ट था, अपीयर यानी अगेन दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है।
बेबी मुझे इनर्ट दिख रहा था। इनर्ट दिखना यानी एकदम पावरलेस, मोशनलेस, उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं थी, जान नहीं थी। एंड लाइफलेस, और एकदम मरा हुआ सा ही। लाइफलेस, लाइफ यानी जीवन होना, लाइफलेस जीवित न रहना, उसके अंदर जीवन नहीं है ऐसा लग रहा था। अगेन रिपीट करती हूँ एक बार, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लाइन है। आई मैनेज बेबी लंगूर टेल, मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया, कोशिश कर ली, किसी तरह मैंने उसको कैच द होल्ड ऑफ बेबी लंगूर टेल, बेबी लंगूर की जो पूंछ थी वो मैंने पकड़ ली। जस्ट एज इट टिप्ड ओवर द एज, बिल्कुल तभी पकड़ ली जब वो टिप्ड ओवर द एज, जब वो टाइल्ड रूफ से, टाइल वाली जो रूफ थी, जो छत थी, उसके एज से, उसके किनारे से टिप्ड ओवर हो रहा था, वो गिर रहा था, तभी मैंने उसको गिरने नहीं दिया और मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली, किसी तरह मैंने उसकी पूंछ पकड़ ली। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट, जो बेबी जो है वो एकदम इनर्ट, लाइफलेस प्रतीत हो रहा था, उस ऐसा प्रतीत हो रहा था, मतलब वो बेहोश था, जख्मी, बेहोश था या शायद मरा हुआ था। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और जब मेरे हाथ में राइटर के आता है तो राइटर को पता चलता है कि वो डेफिनेटली मेल बेबी है। मतलब जो राइटर ने शुरू में सोचा था, एनिमल क्लैन वाला जो हमने पढ़ा कि एनिमल क्लैन वो अलग मेल बेबी को अपनी फैमिली में सरवाइव नहीं करने देते, तो वो जो राइटर सोच रहा था वो बात राइट थी। और वो बिग मेल लंगूर उसको इसीलिए काट रहा था ताकि उसको मार दे। ठीक है, अब आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग ने सबने इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। एक पूरी स्टोरी बता देती हूँ। राइटर वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनके फादर जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, बहुत ही ग्रीनरी वाली सुंदर जगह पर वो रहते हैं, और ग्रीनरी है उस वजह से वहां पर स्क्विरल्स, बर्ड्स और मंकीज बहुत सारे रहते हैं। फिर एक दिन सैटरडे आफ्टरनून को उनकी फैमिली खा पी कर सोने चली जाती है। सोने के बाद में राइटर जो है वो बुक लेते हैं। फिर अचानक उनको बैकग्राउंड में कुत्तों के भौंकने की और कौवों की और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पहले तो वो इग्नोर करते हैं, पर इग्नोर करने के बाद भी वो आवाज जब धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उनको क्लोज पास में फील होने लगती है, तो वो क्यूरियोसिटी के कारण बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। जब राइटर देखते हैं कि एक बड़ा सा हाथ में एक छोटे बेबी लंगूर को बैठ बहुत निर्दयता से काट रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। फिर राइटर टाइम गंवाए बिना अपने हाथ में एक बड़ी सी स्टिक उठाते हैं और बहुत सारे पत्थर लेकर उसको मारना शुरू करते हैं। जब पत्थर मारते हैं, पहले तो मेल लंगूर ध्यान नहीं देता, फिर और पत्थर मारते हैं और साथ में कुत्ते और कौवे सब लगे हुए हैं इस बेबी मेल लंगूर के लिए। तो जो बड़ा मेल लंगूर है वो उसको छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, और वो बेबी मेल लंगूर जो है वो रूफ से, छत से रोल डाउन होता हुआ नीचे आता है, बट राइटर उसको गिरने नहीं देते, किसी तरह उसको पकड़ लेते हैं। और जब उसके हाथ में, राइटर के हाथ में वो आता है, तो वो देखते हैं कि वो बिल्कुल बेहोश है, लाइफलेस है शायद, और वो मेल लंगूर ही है। और वो बड़ा मेल लंगूर उसको अपनी फैमिली में नहीं रखना चाहता था, इसके लिए उसको की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब बाकी का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज का आपका होमवर्क है, ये जो किया है हमने उस पर आप रिवीजन करेंगे। इट ऑल द वर्ड मीनिंग्स गिव, मीनिंग्स आपने अभी स्क्रीनशॉट में लिए होंगे या आपने अपने हिसाब से भी मैंने एक्सप्लेन किया है साथ में लिखे होंगे, तो वो वर्ड मीनिंग्स आप नोटबुक में लिखेंगे। देन इंग्लिश वर्कशॉप एंड चिट चैट ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के पहले चिट चैट दिया होता है एंड चैप्टर के बाद में वर्कशॉप दिया होता है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन सब के यूट्यूब पर लेसन्स भी हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप चैप्टर का नया नेम विथ वर्कशॉप टाइप करेंगे तो आपको वर्कशॉप्स भी वहां पर सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। ओके, देन थर्ड, राइट द स्टोरी ऑफ द चैप्टर इन योर ओन वर्ड्स। अब आपको स्टोरी अपने ओन वर्ड्स में लिखने की ट्राई करनी है, इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इसलिए कि आप पहले हिंदी में लिखिए इजी इजी सेंटेंसेस में, देन ट्राई टू ट्रांसलेट दैट इन इंग्लिश।
उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की थोड़ा भले पूरा नहीं आएगा पर काफी कुछ आपको ट्रांसलेट करना आएगा और बहुत सारे वर्ड आपको टेक्स्ट बुक में से ही मिल जाएंगे उसको ट्रांसलेट करने के। तो ग्रामर दोनों इम्प्रूव हो गया इससे। देन व्हाट टाइप ऑफ बुक डू यू लाइक टू रीड इन योर टाइम, व्हाई? अब ये एक आपका थोड़ा सा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये हम लोग के हर पैसेज के नीचे होता है, 5th क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स, आपका अपना रिस्पॉन्स आपको लिखना है यहाँ पर। What type of book do you like to read in your free time? आपके फ्री टाइम में आप किस तरह के बुक पढ़ना पसंद करते हैं एंड why? और क्यों, आप क्यों इस तरह की बुक पढ़ना पसंद करते हैं? ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल आपके पास 5 मिनट है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। मैडम ने जो टॉपिक पढ़ाया उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू मैडम। ओके, आई होप सबको